आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को जानने से पहले हमें एकीकृत शिक्षा को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि एकीकृत शिक्षा ही वो शिक्षा थी जिसने समावेशी शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि को तैयार किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकीकृत शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा से तात्पर्य है विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा देने के लिए। इसमें हम बालक को एक समस्या के रूप में देखते हैं और हम बालक में परिवर्तन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि बालक में परिवर्तन कर दिया जाए और उसे शैक्षिक तंत्र में फिट कर दिया जाए। इसमें हम शैक्षिक तंत्र को समस्या के रूप में नहीं देख रहे हैं, शैक्षिक तंत्र में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बालक में बदलाव की बात कर रहे हैं और बालक को एक समस्या के रूप में देख रहे हैं। ये जो है बाध्यता के चिकित्सीय मॉडल यानी कि मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का अनुसरण करती है, क्योंकि इसमें हम बच्चे को एक समस्या के रूप में देख रहे हैं और उसको तंत्र में फिट करने के लिए उसमें बदलाव की बात करते हैं। जैसे कि किसी चौकोर कील को गोल बनाने की बात की जाए, यानी कि बालक को शैक्षिक तंत्र के अनुरूप बदल दो की बात यहाँ पर की जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई श्रवण बाधित बालक है तो हम क्या करेंगे, उसे श्रवण सहायक यंत्र दे देंगे, लिप रीडिंग का प्रशिक्षण दे देंगे और उसे सामान्य बच्चों के साथ एकीकृत करके सामान्य कक्षा में पढ़ने के लिए भेज देंगे। लेकिन एकीकृत शिक्षा जो होती है वो केवल 40% तक जो लोग विकलांग होते हैं उनके लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जो 40% से ज़्यादा विकलांग हैं या जो मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुविकलांग हैं, तो ऐसे बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात नहीं की गई और ना ही उनका ध्यान रखा गया। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमने समावेशी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, उसकी बात की और उसको हम लेकर आए। तो अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा मानती है कि योग्यता, लिंग, धर्म, जाति, समुदाय, आर्थिक स्तर, संस्कृति, निर्योग्यता, ये सारी विभिन्नताएं बालकों में पाई जाती हैं और हर एक बालक एक दूसरे से अलग है, सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे जिसमें हम बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखकर उसके अनुसार उनको शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकें। तो इसमें हमने क्या किया, बच्चे को समस्या नहीं माना, बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समस्या नहीं माना, बल्कि हमने समस्या माना शैक्षिक तंत्र को और हमने बदलाव की बात की शैक्षिक तंत्र में, ना कि बालक में। ये जो है बाध्यता के सामाजिक मॉडल को मानता है, सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करता है। ये बच्चे को समस्या के रूप में नहीं देखता है, ये शिक्षा व्यवस्था को समस्या के रूप में देखता है और ये मानता है कि शिक्षा व्यवस्था में भौतिक और सामाजिक अवरोधों को दूर करके या उसको इतना लचीला बना करके हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा दे सकते हैं, यानी शिक्षा पर सभी बालकों की पहुंच हो सकती है। इसमें सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई है, ना कि बालक में परिवर्तन की बात की गई थी। समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली चीज़ ये देखते हैं हम कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, यानी कि ये मानती है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कुछ अपनी क्षमताएं हैं, हर बच्चे की अपनी कुछ कमियां हैं और उनकी इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके वो शिक्षा की बात करती है। समावेशी शिक्षा में यह भी माना जाता है कि सभी बालक सीख सकते हैं, चाहे वो धीमी गति से सीखें, चाहे वो तेज़ गति से सीखें, किसी विशेष उपकरण की सहायता से सीखें, लेकिन हर बालक सीख सकता है। समावेशी शिक्षा में तंत्र को एक समस्या माना जाता है, जबकि बच्चे की विभिन्नताओं को यहाँ समस्या नहीं माना जाता। यह न केवल बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है, बल्कि सक्रिय सहभागिता और अधिगम को भी संभव बनाती है। ये बच्चों के पृथक्करण को अस्वीकार करती है, ये बोलती है कि किसी भी बच्चे को अलग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बच्चे की विशेषताओं के हिसाब से हमें उसको फैसिलिटीज़ दे देनी चाहिए और उसे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक अवसर के रूप में लेती है, यह सभी के लिए अधिगम को ज़्यादा अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाने की बात करती है। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का महत्व। इससे समाजीकरण का विकास होता है, मतलब जब बच्चे आपस में मिलजुल कर एक साथ एक जगह पर पढ़ रहे हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले भी बच्चे हैं, होशियार बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, तो उससे उनमें क्या होता है, समाजीकरण का विकास होता है।
इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और सामान्य बालक आपस में मिलजुल कर सहयोग करते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए चीज़ों को सीखते हैं, जिससे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए एक सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कमी के रूप में नहीं लेते, बल्कि हम उनको चैलेंज के रूप में लेते हैं और सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करते हुए सारे बच्चों की शिक्षा की बात यहाँ पर करते हैं। जिस प्रकार इसकी विशेषताएं हैं, इसी प्रकार इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की सीमाएं। यह सामान्य बालकों के विकास को कम कर देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बच्चे कुछ ऐसे बच्चों के साथ पढ़ते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, तो जब वो धीमी गति के बच्चों के सीखने के हिसाब से तंत्र रहता है, तो इस सामान्य बच्चों के विकास में हम कमी देखते हैं। सामान्य बच्चे जो जल्दी सीख सकते हैं, वो भी धीमी गति के बच्चों के कारण धीमी गति से सीखते हैं चीज़ों को, जिससे उनके विकास में कमी आती है। दूसरी चीज़, यह महंगी विधि है, क्योंकि इसमें हमें सामान्य बच्चों को भी देखना है, विशिष्ट बच्चों को भी देखना है। सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के लिए हमें कुछ अलग फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से यह विधि थोड़ी सी महंगी हो जाती है। समावेशी शिक्षा में आवश्यकताएं निश्चित नहीं होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि सभी प्रकार के बालकों की आवश्यकता